नमस्कार जी। मेरी आवाज नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। समर्पित আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমি পরে কথা বলবো। तो आज हमारी पहला क्लास है और आज कुछ बातचीत होगा, कुछ इंट्रोडक्शन होगा आप लोगों से और कई सारा बातचीत करूंगा मैं। नीलाद्री, इंद्रनील, ठीक है, नागेश जी हो, दीपक जी हो, प्रशांत राणा जी हो, वेरी वेल। चलिए और भी कुछ लोग आ जाएंगे। देखिए हमारा ये जो कोर्स है, आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, जब दरकार पड़ेगा ऑन करिएगा। मैं भी अपना वीडियो ऑफ ही रखूंगा और सभी अपना अपना म्यूट रखिएगा। जब भी कोई आप का किसी का प्रश्न करने का दरकार होगा, आप अनम्यूट करके बात करिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो वीडियो का बात है, वीडियो ज्यादा चलने से ये जो सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा लोड होता है, थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो होने का चांसेस है। और मैं आज पहला दिन हूँ, आज पहला दिन है, उसीलिए मैं ना वो किया, क्या हुआ, जो पहला दिन है उसीलिए मैं आज थोड़ा वीडियो ऑन करके रखा। नहीं तो बाद में जब स्क्रीन शेयरिंग होगा और कई सारा और एप्स चलेगा तो थोड़ा ये वीडियो स्लो होता है, सिस्टम स्लो होता है। उसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो ऑफ करके रखिए और म्यूट रखिएगा, क्योंकि चाहे किसी के पीछे कोई भी नॉइज आ जाए। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातचीत होगा। नीलाद्रीपाल जी, आप हाथ उठाए हो, हैंड रेस की हो, वांट टू से समथिंग, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर। ओके फाइन फाइन, ठीक है, फाइन। देखिए जो कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है, यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी की बातचीत होगा इस कोर्स में। आप में से किसी किसी का एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड है, आप में से कोई कोई हो जिनका ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष पता है, या वैदिक ज्योतिष का नॉलेज आप में से किसी किसी का है, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे लोग हो आप एकदम नए हो, मतलब कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं मालूम। तो हम एबीसीडी से बातचीत शुरू करेंगे। पहले मैं बता दूं ज्योतिष का ना टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखो कुछ काम करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, तो टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम क्या कहेंगे? टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, और इन्हीं के बीच रिलेशन, कनेक्शन ढूंढ के हम अपना काम हासिल करेंगे। अपना काम क्या है? ज्योतिष क्या है? देखिए ये ज्योतिष जो शब्द है, ये शब्द आया है ज्योति ईश से। ईश मतलब ईश्वर, ज्योति मतलब ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की आंख। हम कहते हैं कि ईश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य सभी देख सकते हैं, और हमारे आगे पीछे ही नोज एवरीथिंग। ईश्वर सब जानते हैं, मेरे पीछे भी क्या है, मेरे आगे भी क्या है, ईश्वर सब जानते हैं। आप सभी जानते हो कि महाभारत काल में जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण यू नो एवरीथिंग, तुम बताओ, मैंने अपना पिछला 50 जन्म में कोई पाप नहीं किया। गांधारी जी जातीश्वर थे, मतलब शी वॉज ए वेरी ग्रेट साधिका, और उनकी अपनी पिछला 50 बार्थ में जो जो घटना उनकी जीवन में घटित हुआ था उनको सब मालूम था, सब याद था। तो उन्होंने कहा मैंने ना इस 50 जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। अब कृष्ण तुम बताओ, शायद आप बताए थे, कृष्ण आप बताओ कि किस पाप का फल मुझे मिल रहा है कि मेरा सतपुत्र का निधन हो गया, मेरा वंश उजड़ गया। तो भगवान कृष्ण कह रहा है तुम्हें 50 बार पता है, बट आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं तुम्हारे शुरू से सब पता है मुझे, और तुम्हें अपनी ही किए हुए कर्म का फल मिल रहा है। और हम सनातन शास्त्र में हम विश्वास करते हैं कि हम सभी अपने अपने कर्म का फल भुगत रहते हैं। वही भगवान कृष्ण का एक श्लोक है गीता में, कह रहा है कि कर्माने वादी का रास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम कर्मा करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मैं प्रदान करूंगा।
कैसे? तुम जिस प्रकार के कर्म करोगे उस प्रकार का फल तुम्हें मिलने वाला है। और कब? जब चाहे, मौका जब मिलेगा तभी वो प्रदान करेगा। मैं इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया हूं, इसका फल इस जन्म में मुझे मिल सकता है। और हम हिंदू सनातन शास्त्र में हम जन्म जन्मांतर विश्वास करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, नोट रखिएगा, विश्वास की बात है। वी बिलीव। और उस विश्वास के कारण हम जानते हैं कि हम जो भी कर्म के फल भुगतते देते हैं, अच्छा हो बुरा, वो हमारी अपनी ही कर्म के फल हम भुगतते रहते हैं। और ये जानते हुए हम जानते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया था, आज इसीलिए मुझे गलत जो है फल मिल रहा है। और ये हमारी शंका भी है। अब हम ईश्वर नहीं है, हम साधारण आम इंसान हैं। ईश्वर के पास सब कुछ दृष्ट है, आगे पीछे ही नोज एवरीथिंग। जैसे गांधारी को पता नहीं था कि 50 बार पहले उन्होंने क्या किया था, उनको सिर्फ उनका जो है वो 50 बार मालूम था, और हमें तो एक बार भी नहीं मालूम। हमें तो एक जीवन का भी मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो बहुत कम मालूम है, बहुत कम याद है। और इसी कारण आगे क्या होगा इसको लेके हम शंकित रहते हैं। हम आम इंसान हैं। देखो, हमें ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है। पास वाले घर की लड़का एक्सीडेंट में मर गया, अड़ोस पड़ोस में सभी का रोग बीमारी हो रहा है, सभी का घर का लड़की लोग भाग रही है, लड़का लोग बिगड़ रहा है। अच्छा, कैंसर तो आज जग संसार में सबका है भैया। बोला 60% 70% लोगों का कैंसर होने वाला है, ये जो साइंटिस्ट, जो लोग डॉक्टर्स, जो रिसर्चर कहते हैं, बट सबका होगा बोला कैंसर। तो हम आम इंसान है ना, हम बड़ा संकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो दृष्टि बड़ा कम है। जैसे कि हमारी जो आंख का रोशनी है, हम कितना दूर देख सकते हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी का चीज देख सकते हैं। उससे ज्यादा दूर तो हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? हमारे आंखों का रोशनी इतना पावरफुल नहीं है। और जो हम नहीं देख पाएंगे वो हमारा अदृष्ट है। अदृष्ट। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में क्या घटित होगा आगे, अरे अभी हो रात हो जाएगा, कल सुबह क्या होगा, आई डोंट नो। और उसको हम क्या कहते हैं? अदृष्ट या नियति। और ये कहते हैं कि विधि के हाथ में है भाई। विधि के हाथ में मतलब हमने जो कर्म किया है उसका फल विधि तैयार करके बैठे हैं। डेस्टिनी इज फिक्स। कल सुबह क्या होगा, ही नोज, मुझे नहीं पता, बट कुछ हो सकता है। जो भी होगा वो होगा। अब कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आता है कि भाई कल क्या होगा ना, थोड़ा देख लो, जानने की प्रयास करो। अच्छा, सभी के तो बुराई हो रहा है तो मेरा भी क्या होगा? और इसी शंका, इसी कारण लोगों का अपनी वर्तमान से लेकर भविष्य देखने की इच्छा हुआ। और जब इच्छा हुआ तब लोगों ने समझा, और प्राचीन काल से ऋषियों ने समझा, इसको देखने की कला भगवान को पता है, ज्योतिष। जब हम इसको देखने की कला हासिल करेंगे तो हम भी गॉड लाइक आंख पा जाएंगे, मतलब ईश्वर की तरह देखेंगे। उसीलिए ये ज्योतिष, क्योंकि अदृष्ट हम ऐसे नहीं देख पाते। एक टूल्स, एक सिस्टम जो ऋषियों ने बनाया रिसर्च के बाद, कि हम इस प्रक्रिया से अदृष्ट को देखने की प्रयास करेंगे, और वो है ज्योतिष। अब देखिए, अगर बात ऐसा है कि ईश्वरीय बात आ गया भाई, भगवान की बात आ गया, गॉड की बात आ गया, तो निश्चित रूप से हम तो विश्वास करते हैं कि ईश्वर मतलब पवित्र, ईश्वर मतलब डिवाइन। तो जब हम ईश्वर की आंख से देखने की प्रयास करेंगे, वी मस्ट बी डिवाइन। हमें डिवाइन लाइफ लीड करने की दरकार है, क्योंकि ये एक बड़ा ही पवित्र सब्जेक्ट है। ये ऐसा विद्या नहीं है कि हम इसके साथ कोई मजाक करें। देखिए, आप जानते हो सब, हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल में पूरा का पूरा देश में चारों ओर ऋषियों का आश्रम, मुनियों का आश्रम भरा हुआ था।
और उन्हीं आश्रम पे हर एक ऋषि अपना जो डिसिप्लिन है उनको लेके उनकी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और किए भी थे हजारों सालों से डीप रिसर्च। और उन लोगों का जो रिसर्च था वो लेबोरेटरी में ऐसा नहीं था। उन लोगों का रिसर्च मैक्सिमम जो था ये पंच इंद्रिय ग्राह्य रिसर्च नहीं था। उन लोगों का रिसर्च का जो मेन रिसोर्स था उन लोगों का सिक्स्थ सेंस, छठा इंद्रिय। वो लोग बहुत कुछ, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को बड़ा हाई लेवल पे लेके गए थे, सूक्ष्म लेवल में लेके गए थे, और बहुत सारा चीज उन लोगों को ऐसे ही दिखाई देता था, जो हम खाली आंख पे भी ना देख पाए वो ऐसे ही देख पाते थे। और उन्हीं अपनी शक्ति, अपना बल, अपना मनोबल, अपना आध्यात्मिक बल, उसी आधार पे उन्होंने कई सारा चीज को बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कई सारा चीजों को बहुत अच्छी तरह समझे थे, और उन समझ के अनुसार उनका रिसर्च आगे बढ़ा था। माने जो प्राचीन काल की जितना भी नॉलेज है, हम नॉलेज को कहते हैं वेद। वेद मतलब ज्ञान, वेद का एक्चुअल मीनिंग है ज्ञान। जितना भी ज्ञान था सभी ज्ञान को प्राचीन काल में एकत्रित करके वेद कहा जाता था। और वेद क्या है? ज्ञान। वेद का 4 पार्ट्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन एक एक पार्ट का 6 अंग है, 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारा शरीर का बहुत सारा अंग है, सर है, धड़ है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है। तो वेद का भी 6 अंग था, 6 लिम्स ऑफ वेदास। वो 6 अंग क्या था? कई सारा था, काव्य था, वो था, बट और एक अंग था जिसका नाम था ज्योतिष। जैसे हमारे शरीर में आंख है, तो वेद का बोला ज्योतिषंग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। अब आप समझो, एक सब्जेक्ट को ऋषियों ने शरीर के साथ कनेक्ट किया, और उन सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट को उन्होंने आंखों के साथ कनेक्ट किया। हमारे शरीर में सबसे जरूरी जगह आंख होता है, बड़ा ही दरकारी जगह, हम आंख से देखते हैं। और उन्होंने कहा कि ज्ञान की जो प्रकाश होगा, ज्ञान को, नॉलेज के जो प्रकाश होगा वो आंख से होगा, और कहा ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु। और जब कोई छात्र किसी भी ऋषि या मुनियों के आश्रम में सीखने पढ़ने के लिए जाते थे, उनको शुरुआत में अर्थात बेसिक लेवल में जो ज्ञान दिया जाता था उसमें ज्योतिष शामिल नहीं होता था। बेसिक लेवल खत्म होने के बाद, जनरल सभी ज्ञान होने के बाद, अब उसका जब हायर लेवल में जाने की दरकार हुआ पड़ता था, तब उसको ज्योतिष का शिक्षा दिया होता था। अर्थात दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ हायर लेवल, दिस इज हायर स्टडी। ये कोई बेसिक लेवल का स्टडी नहीं, ज्योतिष एक उच्च स्तरीय विद्या है। हम वही करने के लिए आए हैं, हम करते भी है, हम प्रयास भी करते हैं। अब ये जो ज्योतिष की जो चर्चा हुआ था प्राचीन काल की प्राचीन भारत भूमि में, उस चर्चा में बहुत सारा ऋषियों के आश्रम में बहुत प्रकार का अलग अलग ऑब्जर्वेशन हुआ था। देखो, ऑब्जर्वेशन, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? आप कुछ देख रहे हो, हजारों साल, बहुत दिनों से आप कुछ देख रहे हो, और उसको देखने के बाद आप ना उसका एक सिद्धांत में पहुंच सकते हो। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में जैसे ज्योतिष की बात है, ये प्राचीन भारतीय सभ्यता थे। तो जो आज के दिन में जो इराक है, जहां पे बहुत प्राचीन काल में नील नद को बेस करके वहां पे जो सभ्यता था, जिसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। तो मिस्र की जो वो नील नद, मिस्र जो है, वो सब जगह में, मिस्र में उस समय रिसर्च हुआ था। और जो रिसर्च हुआ था वो फुल्ली नील नद बेस्ड, क्योंकि वहां का लोगों का जीवन जीविका, खान पान, उठना बैठना, सुख दुख सब नील नद, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो चारों ओर तो बालू बालू है, मरु जो है, डिजर्ट है। तो वो नील नदी से ही वो लोग जीते थे, मरते थे। अब वहां पे नील नद के पानी के लेवल, नील नद के पानी का लेवल या पानी का एक पर्टिकुलर लेवल,
उसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था, काफी हजारों साल से, एक दो दिन, काफी दिनों से वो रिसर्च हुआ था। और रिसर्च कहता है कि बरस में एक पर्टिकुलर समय में, हर बरस का कोई भी बरस में एक पर्टिकुलर महीने के एक पर्टिकुलर तिथि नक्षत्र में नील नद का पानी अगर एक पर्टिकुलर लेवल को छूता है या पर्टिकुलर लेवल में रहता है तो उस दिन कुछ पर्टिकुलर इवेंट घटित होता है, कुछ दिन। और इसी आधार पे मान लो कि नील नद का पानी एक तिथि का एक पर्टिकुलर समय या नक्षत्र में उस दिन उस लेवल में पानी को छुआ, उस देश का राजा का देहांत हो गया, नियत हो गया, हत्या हो गया। मान लीजिए 20-25 साल बाद फिर भी वही इवेंट घटित हुआ कि एक राजा का निधन हुआ, देखा गया नील नद का पानी का लेवल उसी नक्षत्र में उसी लेवल में पहुंचा है। और एक बार हुआ, दो बार हुआ, हजारों सालों में कई बार हुआ, 100 बार हुआ, 200 बार हुआ, 500 बार हुआ। जब एक पर्टिकुलर कनेक्शन में एक पर्टिकुलर घटना घटित हुआ तब उन्होंने कहा अरे ये तो भाई सही सही बात है, तो जब जब नील नद का पानी इस तिथि में इस लेवल पर छू लेगा तो ये हो जाएगा, होगा ही होगा, और वही होता है। और इसका ना कोई ऐसा कोई मतलब लॉजिक हम नहीं दिखा पाएंगे हमारे पंच इंद्रियों द्वारा कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं दिखा पाएंगे, बट ऐसा होता है। ठीक उसी तरह हमारे प्राचीन ऋषियों ने ऊपर आसमान की नक्षत्र को ऑब्जर्व करके ये जो 9 के ग्रह है, इन ग्रहों का स्थिति गति को ऑब्जर्व करके देखो, ऑल दे आर मूविंग, ऑल दे आर ट्रेवलर। जग संसार का एक ही सत्य है, चलना ही जीवन है, रुकना मरण है। तो जग संसार में जितना भी ग्रह है, जितना भी सब है, दे आर ऑल ट्रेवलिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स, कोई रुका हुआ नहीं है। तो इन मूविंग टुवर्ड्स, इन लोगों का स्थिति के अनुसार, गति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग आश्रम में अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया, और उन अलग अलग ऑब्जर्वेशन की जो है वो रिसर्च आगे बढ़ता रहा। अब महर्षि गर्ग का पुत्र, जिनकी नाम था महर्षि पराशर, उन्होंने, ही वॉज ए वेरी ग्रेट सेंट, और उनका पिताजी भी उस समय बड़ा ही सम्मानीय एक सेंट थे। भाई सम्मान उन लोगों का था जो जितना त्यागी, जितना महान, जितना मतलब बड़ा ऋषि होते थे उनका उतना सम्मान होता था। तो और सीनियर भी ऐसा है। तो उन महर्षि, शायद गर्ग का पुत्र, मैं अगर गलत ना हो तो महर्षि गर्ग का पुत्र महर्षि पराशर थे। अब महर्षि पराशर ने क्या किया, जितने भी आश्रम में जितना भी नॉलेज, जितने भी रिसर्च हुआ था, सभी रिसर्च को अध्ययन किया और सभी को फर्स्ट मेल किया, एकत्रित किया। भाई आज जैसे उस समय इंटरनेट, व्हाट्सएप, ऐसी कोई बात नहीं था। मीलों दूर में जंगल में ऋषियों का आश्रम होता था, और एक ऋषि का आश्रम से दूसरा ऋषि का आश्रम पैदल में जाने में कई महीना लग सकता था, और ऊपर से बहुत बड़ा प्रतिबंधक था। लेकिन महर्षि पराशर ने फर्स्ट सभी प्रतिबंधकता जो था उसको वो करके पैसिव करके उन्होंने किया था, और फर्स्ट उन्होंने मेल किया था। तो हम कह सकते हैं ही इज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे वास्तुशास्त्र में कहता है कि द फादर ऑफ वास्तुशास्त्र भगवान विश्वकर्मा, तो हम महर्षि पराशर को हम कहते हैं कि भगवान पराशर जी। लेकिन उसके पहले भी ज्योतिष थे, उसके बाद भी ज्योतिष है, बट उनके बाद से ज्योतिष जो है उसका सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर वो हुआ कि मतलब सही दिशा पे उसका काम चालू हुआ। और उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है उनका भी वो लिखा था। प्राचीन काल के आप जानते हो कि जब महाभारत काल में जो नकुल थे, पंचपांडव का एक भाई, ही वॉज द स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर, और he was the very good observer of नक्षत्र की। और नक्षत्र का ही बातचीत हमारे भारत भूमि का प्राचीन काल से है। जितना भी ऑब्जर्वेशन ज्योतिष का हुआ था प्राचीन काल से नक्षत्र का ही हुआ था। जो हम ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे सितारे देखते हैं, हम खाली आंख में देखते हैं कितना अनगिनत सितारे हैं, और आज के दिन में तो भाई वो गैलीलियो के बाद वो आ गया, बाइनोकुलर आ गया। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने खाली आंख में ऊपर आसमान में इस टिमटिमाते सितारों को ऑब्जर्व किया था। उनकी स्थिति गति के ऊपर उन्होंने बहुत प्रकार की रूल बनाया था, और नक्षत्र को ऑब्जर्व करके उनका एट्रीब्यूट्स वगैरह सभी उन्होंने बना दिया था, और दिस आर करेक्ट।
और वही नक्षत्र ज्योतिष आगे बढ़ा, और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भगवान कृष्ण, आप जानते हो कि महाभारत काल के जब युद्ध चालू होने वाला है, तो नकुल ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, उनके पास शकुनी और दुर्योधन आया और आके बोला भाई हम युद्ध करने वाले हैं, अब हम अभी आपके जजमान हैं, अब हमें बताओ हम कब युद्ध चालू करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो भाई वो तो जजमान आया है, बोला कि आप अभिजीत नक्षत्र में युद्ध चालू कर दो तो आप जीत जाओगे। ये ऐसा, दिस इज माइथोलॉजी। अब वो तो बोल दिया, और ये भी जानता है कि ये जो बोला अभिजीत मुहूर्त में अगर हम युद्ध चालू करेंगे हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब उनको फिर भगवान कृष्ण को आकर बोला कि मैं तो बोल दिया इसको कि आप अभिजीत मुहूर्त में युद्ध चालू करो। अब भगवान कृष्ण बोला तो तुम तो बोल दिया हो तो वही होने वाला है, अब क्या करें। और माइथोलॉजी है कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, उस अभिजीत नक्षत्र को ही, जो नक्षत्र जो उनकी जो जहां पे पोजीशन था वहां से बहुत दूर भगा दिया। ये माइथोलॉजी है। और इतना दूर भगा दिया कि उसके प्रभाव हमारे धरती के ऊपर ना पड़े, और धरती के ऊपर ना पड़ेगा तो धरती वाले में रहने वाले जीवों के ऊपर भी पड़ेगा नहीं। तो कौरव जो है जितना भी जब भी युद्ध चालू करे, ऐसा नहीं कि वो जीती जाएगा। ये माइथोलॉजी है। परंतु एक्चुअल बात है, ऊपर आसमान में जो नक्षत्र है ना, वो हमसे कितना दूर में है, जितना भी नक्षत्र है। आप जानते हो एक जो रोशनी है, लाइट, बोले 1 सेकंड में 1,86,000 माइल ट्रैवल करता है। 1 सेकंड में 1,86,000 माइल चले जाते हैं रोशनी। बोला इस रोशनी 1 साल में जितना दूर जाएगा उसको कहता है लाइट ईयर। और ऊपर आसमान का जो नक्षत्र है टिमटिमाते, हम कहते हैं कि वो कोई हजारों कोई लाखों लाइट ईयर दूरी में है। अरे भाई, जीरो लिखते लिखते तो हमारा मतलब इस जन्म ही वो हो जाएगा। फिर भी ऋषियों ने उसको क्या किया, मैपिंग किया, समझा, और ऊपर आसमान में जितना भी नक्षत्र है वो जितना दूरी में है, अभिजीत उनसे भी दुगना दूरी में है। भाई ये सोचना भी बड़ा मुश्किल की बात है, बट इट हैपेंड महाभारत के काल में। और हम विश्वास करते हैं भगवान कृष्ण थे, है, हमेशा है। और भगवान कृष्ण ने जो कहा था जग संसार के कल्याण के लिए, हमें सिखाने के लिए, देखो जैसे भगवान है, हम विश्वास करते हैं, हम देखे या ना देखे, मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम प्रे करते हैं, सरेंडर करते हैं। क्यों? वी बिलीव, भगवान विश्वास है, भगवान है। और हमारी जो सनातनी है, जो भी है, ये सभी जो है ये सब विश्वास के ऊपर है। ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है जो पूरा विश्वास के ऊपर खड़ा है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष का कोई लैब टेस्ट हो सकता है, लैब में जाके बोला ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मिलाओ पानी मिल जाएगा, और वो तो लैब में आंखों देखी मिलता है। ये पंच इंद्र का खेल है। बट जब छठा इंद्र क्या है, वी डोंट नो, बहुत लोग जानते नहीं है छठा इंद्र और क्या है भैया, सिक्स सेंस क्या है भैया, तीसरी आंख क्या है भैया। बट इट्स हैपन, जिसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो घटित होता है। हम जैसे विश्वास करते हैं कि हमारी तकलीफ में ईश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, ईश्वर हमारे पास में आके खड़े होते हैं, वी बिलीव, ये फील भी करते हैं, उसी कारण हम ईश्वर को विश्वास करते हैं। तो हमारे जो प्राचीन भारतीय, प्राचीन सनातनीय जितना भी विद्या है, ये बहुत सारा विद्या ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे जिसको हमने कहा, क्या कहा हमने कि दिस आर ऑल मेटाफिजिक्स, दिस इज नॉट क्वांटम फिजिक्स। अब देखिए, जो पराशर जी ने इनको पहले मिल्क किया था, उसके बाद ये रिसर्च और भी आगे बढ़ा, और नक्षत्र ज्योतिष का ही रिसर्च ज्यादा हुआ था, या हुआ था हमारे देश में, हुआ करता था। राशि वाला या भावों का जो रिसर्च शुरू तो यहीं पे हुआ था, लेकिन उसके रिसर्च यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ था। कहावत है कि जब सिकंदर अलेक्जेंडर, जो वहां पे मैसिडोनिया से, ग्रीस, एथेंस उधर से, जब पूरा विश्व को अपनी युद्ध कला से पूरा विश्व को विजय करने के लिए वो निकले थे, इन्वेट करने के लिए, तब वो जानते थे कि मैं जो जाऊंगा, विश्व बहुत बड़ा है और मुझे लौटने में बड़ा समय लगेगा। तो उसलिए वो अपना पूरा सेना, कुक, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स सभी साथ में लेके निकले थे। और उनके साथ जो उनकी एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके पास जो आज के दिन में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च होता है,
जो ग्रीक या जो प्राचीन उधर का जो लैटिन बेस्ड रोमन बेस्ड जो एस्ट्रोलॉजी है, तो वही रिसर्च उनके पास था जहां पे 12 राशि का क्या था, कनेक्शन, 12 राशि का बातचीत था। तो वो 12 राशि बेस्ड जो टेक्निक्स अलेक्जेंडर के साथ उनके एस्ट्रोलॉजर लोग लेके आए। आप सभी जानते हो जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आए थे तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तक्षशिला बहुत बड़े यूनिवर्सिटी थे, और वहां पे आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, ही वाज द प्रिंसिपल। और उस समय भारत भूमि में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ करता था। शायद उस समय वो अलेक्जेंडर की जो एस्ट्रोलॉजर और यहाँ का जो एस्ट्रोलॉजर, इनमें आदान प्रदान हुआ, और वहीं से 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट आया। इसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर आसमान में जो ग्रह है ना, मैंने क्या कहा, हमारा टूल्स क्या है, नवग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र। ये ऊपर आसमान में जो ग्रह है, ये जो ग्रह शब्द है, ग्रह, इस ग्रह शब्द और जो इंग्लिश टर्म्स प्लैनेट, दिस इज नॉट सेम ज्योतिष की भाषा में। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स कहता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। एंड मून क्या है, मून इज अ सैटेलाइट, मून इज नॉट ए प्लैनेट। सन क्या है, क्या सन इज अ स्टार, नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू साइंस। और पाश्चात्य देश में वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन लोगों को भी प्लैनेट कहता है। और साथ ही साथ वो लोग राहु केतु को कुछ मानते ही नहीं है। बोला राहु केतु क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी नहीं मानते। हमारे भारत की ज्योतिष में बोला ना, सब ग्रह है। ग्रह क्या है, हम जो ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं। तो सन एक सूर्य भी ग्रह है, चंद्र भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, साथ ही साथ राहु केतु भी ग्रह है। राहु केतु क्या है, ये ज्योतिष का सबसे बड़ा भूल भुलैया है, ज्योतिष का सबसे कठिनाई है राहु केतु। और राहु केतु हम ग्रह मानते हैं। और उसी कारण ऊपर आसमान में जो 27 नक्षत्र है, इन इंडियन जो टर्म्स में 27 स्टार्स, इन 27 नक्षत्र का जो मालिकाना या लॉर्डशिप 9 ग्रह को दिया गया। 27 नक्षत्र को 9 ग्रह में बांट दिया गया। हर एक ग्रह का 3-3 नक्षत्र है। राहु का भी 3 नक्षत्र है, केतु का भी 3 नक्षत्र है, मंगल का भी 3 नक्षत्र है। और ये इंडियन टर्म्स है प्राचीन काल से। वहां पे पाश्चात्य ज्योतिष में वो लोग राहु केतु को मानते नहीं है, वो लोग राहु केतु को मानते नहीं है। वो 7 प्लैनेट्स मानते हैं। क्या, सन, मून, मार्स, वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सैटर्न, 7 ग्रह है। और उन्होंने 12 राशि को इन 7 ग्रह में बांट दिया। 12 राशि को 7 ग्रह में बांट दिया। मैं टेबल दूंगा आप लोगों को, जो ऊपर 12 राशि है, इन 12 राशि को 7 ग्रह में बांट दिया। राहु केतु को कोई भी हाउस या कोई भी राशि प्रोवाइड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो राहु केतु मानते ही नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं। उसीलिए ये जो राशि वाला सिस्टम हम मानते हैं कि भाई वो वहां से ही आया है, पाश्चात्य ज्योतिष से। जो लोग राशि वाला सिस्टम मानते हैं, और उस कारण उन्होंने 12 राशि को इस 7 ग्रह में बांट दिया। मंगल का 2 राशि है, देखो, मेष राशि मंगल का है, वृश्चिक राशि मंगल का है, वृषभ राशि शुक्र का है, तुला राशि शुक्र है, मिथुन राशि बुध का है, कन्या राशि बुध का है, कर्क राशि चंद्रमा का सिर्फ एक राशि है, और सिंह राशि सूर्य का एक राशि है। धनु और मीन, ये 2 राशि आपका बृहस्पति का है, और मंगल, शनि और मंगल, ये शनि का 2 राशि है, मकर और कुंभ। हो गया 12 राशि, हो गया 12 राशि। तो बात यह है, यहाँ पे राहु केतु का कोई रोल नहीं है, और ये पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है। वहीं आप देखिए हमारे भारत भूमि में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्र, रेवती, 27 नक्षत्र है। और इन 27 नक्षत्रों को प्राचीन ऋषियों में 9 ग्रह में बांट दिया। किसको? केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, 9 ग्रह है। इन 9 ग्रहों को इन 27 नक्षत्र में बांट गया, और सबके पास 3-3 नक्षत्र है।
और नक्षत्र और राशि में क्या अंतर है? नक्षत्र भी जमीन है या जगह, और राशि भी जमीन है या जगह। 2.5 नक्षत्र मिलके एक राशि बनता है। मैं समझाऊंगा ये चीज, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्लियर करूंगा, बट ये है कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारे पास क्षेत्र ज्योतिष में ये जो राशि और नक्षत्र की बात, तो नक्षत्र का ऑब्जर्व पहले हुआ था। अब वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर के बाद, ऐसे तो महर्षि पराशर जितना चारों ओर का नॉलेज को मिल किया और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके कई चीज बोला, फिर उनके बाद इसका रिसर्च और भी गहरा हुआ और कई प्रकार का ऋषि, जैसे जैमिनी जी है, उनकी ही वंश में, जिन्होंने एक अलग सिस्टम निकाला, जैमिनी अंश कला की निर्णय करके, जिसको हम डिस्क्रिमिनेट की बात करते हैं। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का जैमिनी सिस्टम भी एक थोड़ा अलग हो गया, हटके हो गया। अब देखो नाड़ी ज्योतिष, बहुत लोग कहते हैं विष्णु भाव नाड़ी, बहुत लोग कहते हैं चंद्रकला नाड़ी, कोई लोग कहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी, आज के दिन में तो BNN करते हैं। ऐसे कई प्रकार का नियम ज्योतिष में है। लाल किताब जैसे है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, तो अलग अलग प्रकार की ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग रूट बन गया, अलग अलग तरीका बन गया, और अलग अलग प्रकार की प्रेडिक्शन पॉलिसी। ठीक जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है। भाई रोग तो शरीर में है तो एक ही रोग होगा ना। किसी का अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो अगर एलोपैथिस्ट के पास जाएगा, एलोपैथिस्ट बताएगा लंग्स में प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशन करो या कुछ करो। होम्योपैथ के पास जाएगा, बोलेगा हाँ इसका ना फुसफुस में ही समस्या है, तो इसको ये बात पित्त कफ का डिस्टर्बेंस हुआ। यूनानी में जाएगा, वो भी कहेगा। होम्योपैथी में भी जाएगा, वो देख के बताएगा हाँ इसमें फुसफुस में ही लंग्स में प्रॉब्लम है। अब कोई और स्ट्रीम कोई कहेगा नहीं कि भाई इसका आंख में प्रॉब्लम है उसलिए सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जहां पे समस्या है भाई उसको डिकोड करने का, उसको डायग्नोसिस करने का, जैसे अलग अलग प्रकार का पैथी है, ठीक इसी प्रकार जीवन में अगर समस्या है तो जिसकी जीवन है उसके जीवन में जिस जगह में समस्या है वो समस्या उसी जगह में है। उसको डिकोड करने के लिए बहुत प्रकार का तरीका है, और ये अलग अलग प्रकार की लॉजी आ गया, अलग अलग प्रकार की तरीका आ गया। हर एक ऋषियों ने अलग अलग तरीका से ऑब्जर्व किया था, और हर एक ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से ऑब्जर्व करके अलग अलग फॉर्मूला देके गया है, और वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी का टर्म्स हो गया। और इसके द्वारा जो हमारा, जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, इतना ऋषियों ने रिसर्च किया, उन लोगों का रिसर्च इतना समृद्ध हुआ, जो वैदिक ज्योतिष ये बहुत वास्ट बन गया। रूल ओवर रूल होता गया। किसी ने कुछ देखा और उन्होंने अपनी देख के अनुसार कुछ देखा, और उन्होंने जो देखा अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार एक रूल दे दिया, और वही रूल सब मानते रहते हैं। लेकिन इस आधार पे 1920s के बाद 24-25 ऐसी समय से चेन्नई बेस्ड कुछ स्कॉलर्स, जो ज्योतिष के बड़े अच्छे स्कॉलर्स, गुड एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने एक नया प्रकार का रिसर्च चालू किया। और उन्होंने जो रिसर्च चालू किया वो हमारे भारत भूमि का जो प्राचीन नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष, अर्थात स्टार लेवल का जो है नक्षत्र के ऊपर ही एक रिसर्च चालू किया। और उन रिसर्च में उन्होंने सभी जो नॉलेज अच्छा है, जिसका प्रयोग विधि बड़ा अच्छा है, उन्हीं चीजों को उन्होंने अपनाया और एक स्पेसिफिक नियम बनाया। स्पेसिफिक नियम देखो, आप अगर कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हो, आपके पास कई सारा मार्ग है। आप प्लेन में भी जा सकते हो, आप ट्रेन में भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, घोड़े में भी जा सकते हो, रथ में भी जा सकते हो, साइकिल में भी जा सकते हो, मर्जी आपका है। लेकिन सभी चीज को देखने के बाद कोई अगर ऑब्जर्व करे, बोले ना मैं प्लेन में जाऊंगा, सिर्फ उसके नियम, तो सबका अपना। तो ऐसा है कि इन्होंने जो ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, उन्होंने क्या सोचा कि भाई वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का नियम है, हजारों प्रकार की नियम है और अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। क्यों ना हम एक कुछ स्पेसिफिक नियम के द्वारा एक अच्छे प्रेडिक्शन टेक्निक्स अपनाएं, प्रेडिक्शन टेक्निक्स का ऊपर रिसर्च करें जो फ्रूटफुल हो। और उन लोगों के साथ परम पूज्य
द इन्वेंटर जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं इन्वेंटर नहीं, परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति जी, के एस कृष्णमूर्ति, के बड़ा बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी के जिसको हम कहते हैं, उन्होंने उस रिसर्च में शामिल हुआ, उस रिसर्च टीम में शामिल हुआ। अब उसका टेनासिटी ज्यादा था, उन्होंने उस रिसर्च में ज्यादा समय देना चालू किया, और उनके अपने ही ग्रुप ऑफ अपना स्टूडेंट्स थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट टीचर, वैदिक ज्योतिष का और कई प्रकार का उनका नॉलेज था। और उन्होंने क्या किया, उस रिसर्च को और आगे बढ़ाया, और उन्होंने उस रिसर्च को और आगे बढ़ा के और भी समृद्ध किया। और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने पहले उनका अपना कोई जॉब या कोई सर्विस था, तो जब उसको रिटायरमेंट मिला और गहराई में इसमें कूद पड़ा और रिसर्च करके एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन टेक्निक्स का इन्वेंशन हो गया, जो टेक्निक्स का एप्लीकेशन बहुत सारा लोग करना चालू किया। और कृष्णमूर्ति जी अपनी रिसर्च आर्ट सिस्टर नाम का एक मैगजीन में उन्होंने तो क्या किया, रिवील करना चालू किया। और बाद में उनका टोटल रिसर्च जो हम कहते हैं कि 6 रीडर ऑफ के अर्थात कृष्णमूर्ति जी का 6 रीडर, उसमें पूरा लिपिबद्ध है। तो जो भी है, उनके फॉलोअर्स, उनका स्टूडेंट्स, सभी लोगों ने उन रिसर्च को और भी आगे बढ़ाया उनके साथ साथ। और आज के दिन में पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा लोग जो इस रिसर्च के बेस्ड पे ये प्रेडिक्शन पॉलिसी, ये प्रेडिक्शन टेक्निक्स को अपनाया, बोला दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक्स, और स्पेसिफिक भी है। मैंने क्या कहा, कुछ स्पेसिफिक रूल ऑफ वैदिक ज्योतिष। अब मैं ये कहूंगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कुछ अलग है? नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कई गुड रूल्स, सभी रूल्स गुड है, बट कोई रूल्स उन्होंने उन लोगों ने यूज किया था और यूज करके एक प्रेडिक्शन टेक्निक बनाया था। इस कोर्स में मैं आप सभी को वही रूल समझाऊंगा एक के बाद एक, जिन रूल के आधार पे आप किसी भी जीवन की कोई भी इवेंट को, जो अदृष्ट को देख पाओगे। अदृष्ट, हम अदृष्ट देखने के लिए बैठेंगे ना ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति से, तो उसको कुछ रूल होगा और स्पेसिफिक रूल, और स्पेसिफिक रूल हम धीरे 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 बोलते जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत अच्छा है, और हार्ड भी नहीं है, बड़ा इजी है। ठीक है, डोंट वरी, वेरी इजी। अब देखो ज्योतिष का जो टूल्स है, 12 राशि है, 12 भाव है, 9 ग्रह है, इनके बारे में हमारी जानकारी होना चाहिए। कितना जानकारी? मैंने क्या कहा, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कुछ देखा, बारी बारी देखा, और देखने के बाद मैंने बोला कि अच्छा, ये मैंने बहुत बार देख के हमें जो एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे होने से ऐसा होता है, दिस इज अ रूल। तो प्राचीन ऋषियों ने बहुत चीजों में देखा कि ऐसे होने से ही ऐसा होता है, ऐसे होने से ही ऐसा होता है, बारी बारी जब देखा तो उन्होंने बोला दिस इज द रूल। तो हम भी रूल बना सकते हैं, हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने जो बोल के गया है, उनके आधार पे कृष्णमूर्ति जी, उनकी टीम एक नया रूल बना लिया, हम भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ज्योतिष समुंदर है, ज्योतिष गहरा समुंदर है, जिसको पूरा समुंदर में किसी को तैरना बड़ा मुश्किल की बात है, बट फिर भी समुंदर कितना भी बड़ा हो, इंसान का बड़ा एडवेंचर की नशा होता है ना, बोले हम जितना दूर पाएंगे तैरेंगे, उसी हम करने के लिए आए हैं, और इसी को हम करेंगे। तो एक के बाद एक हमारी बातचीत होगा। मैं पहले दिन 12 राशि का बातचीत करूंगा, 12 भावों का बातचीत करूंगा, 9 ग्रह की बातचीत करूंगा, और उसके बाद कुंडली बनाने का तरीका हमें जानना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, पहले समय में ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए कैलकुलेशन की बड़ा ही दरकार होता था, क्योंकि उस समय हर चीज को कैलकुलेशन करने के लिए मैनुअली करने की दरकार होता है। बट अभी साइंस का युग है, हमारे सामने एप्स आ गया है, हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, और इस एप्स के द्वारा जो कैलकुलेशन करने में, जिसको मैथमेटिकल चीज को करने में हमें घंटा भर की दरकार होता था, आज के दिन में वो एप्स सेकेंड के अंदर फ्री में कर देगा। जैसे किसी का होरोस्कोप या कुंडली बनाने में पहले समय में बहुत समय लगता था, और वो था भी एक टॉप प्रोसेस, कैलकुलेशन करना, इसको मिलाना, फिर ऐसे करना, ऐसे करना। लेकिन आज के दिन में ये टर्म्स पूरा जीरो हो गया, दरकार नहीं है। हमें सिर्फ जो एप्स हमें दिखा देगा पत्री, उसको पढ़ना कैसा है ये सीखना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, किसका लगना क्या होगा, क्यों होगा, वगैरह वगैरह। हम उसकी होरोस्कोप को देख के जज करेंगे, होरोस्कोप को देख के उसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। तो हम होरोस्कोप पढ़ना सीखेंगे। देखिए, कोई कोई लोग कहता है कृष्णमूर्ति पद्धति में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का, हाँ ऐसा नहीं है, पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने हमारी जो डिवान चार्ट है, जो लग्ना चार्ट, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लग्ना चार्ट है क्या, जिसको हम पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा आगे जाके उन्होंने प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम के माध्यम पे भाव चलित चार्ट को अपनाया था। इसमें एक चीज मैं कह दूं, जो लोग आप वैदिक ज्योतिष करते हो या फिर जो भी ना करते हो, वैदिक ज्योतिष का मेन जो प्रिंसिपल है प्रेडिक्शन में, वो है ग्रह की नैसर्गिक कारकता। ग्रह की नैसर्गिक कारकता मतलब ग्रह की शुभता अशुभता। नैसर्गिक शुभता अशुभता मतलब कुछ ग्रह है जो शुभ ग्रह होता है, बेनिफिक प्लेनेट, कुछ ग्रह है वो मेलिफिक प्लेनेट होता है, और ये एक रूल बन गया, जैसे बृहस्पति और शुक्र कंप्लीटली बेनिफिक फॉर ऑल टाइम्स, जैसे शनि मंगल राहु केतु दे आर कंप्लीटली मेलेफिक फॉर ऑल टाइम्स। लेकिन कृष्णमूर्ति ज्योतिष में हमारे सामने कोई भी ग्रह ना बेनिफिक है ना मेलेफिक है। भाई तुम्हारे पास मुझे ये काम चाहिए, और इस काम तुम अगर काम के लायक हो तो तुम मेरे लिए अच्छे हो, अगर तुम इस काम के लायक नहीं हो तो तुम मेरे लिए खराब हो। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो 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 दरकारी बात है कि हम जो चाहते हैं वो कौन देगा, रावण दे या राम दे, हमें कुछ आता जाता नहीं है। हम जो चाहते हैं वट एवर आई नीड, हमें उस नीड को जो पूर्ण कर देगा वही हमारे लिए अच्छा है, जो नहीं पूर्ण करेगा उसका हमें कोई काम नहीं है। तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष में 9 के 9 ग्रह ही अच्छा है, 9 के 9 ग्रह ही बुरा है, समय के अनुसार, पर्याय के अनुसार। ठीक उसी तरह जैसे आप सोच सकते हो, एक लड़की मायके में माँ बाप के पास बहुत बढ़िया है, माँ का बड़ा लाडली है, प्यारी है, बाप का बड़ा प्यारी है, लाडली है, और माँ बाप का बड़ा ही वो नाम रोशन कर दिया। ससुराल में गया, पति देव भी अच्छा मिला, बड़ा अच्छा है, ससुर जी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जो सासू माता है वो उसको एकदम सहन नहीं पाया। बड़ा ही बदमाश एक लड़की मेरे घर में आया है, अर्थात सबके सामने अच्छा हो गया लेकिन सासू माता के सामने वो धक्का खा गया। तो सभी के सामने अच्छा होगा, सबके सामने ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह जो ग्रह है, हमारी जो ग्रह है, 9 के 9 ग्रह, हर एक पत्री में एक ग्रह सभी कामों के लिए अच्छा होगा, सभी कामों के लिए खराब होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कामों के लिए ग्रह अच्छा हो सकता है, कुछ कामों के लिए वो खराब हो सकता है। जब हम जिस काम में जो ग्रह चाहिए वो हमारे अच्छा बुरा होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो नेचुरल बेनिफिकेंस मेलिफिकेंस अर्थात नैसर्गिक शुभता या मेल, ये बात लागू नहीं होगा। नंबर 2, वैदिक ज्योतिष में ना बहुत प्रकार की योगास है। आप अगर वैदिक प्रैक्टिस करोगे तो बहुत, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हजारों सालों का है, तो उस ऑब्जर्वेशन में राजयोग धन योग करके ऐसा हजारों योगास है। कृष्णमूर्ति पद्धति में बोला ये बड़ा ही योग जो है बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो यहाँ पे कोई भी योगास की नहीं बात होगा, नो योगास। वैदिक ज्योतिष में चार्ट का जो सिस्टम है सिर्फ एक प्रकार का चार्ट सिस्टम नहीं होता है। ये चार्ट सिस्टम मतलब मैंने कहा कि लगन चार्ट या डीवान चार्ट, लगन चार्ट और डीवान चार्ट के साथ और भी कई प्रकार का चार्ट है, D2, D3, D9, D15, D30, ऐसे 45, 60 बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में डिविजनल चार्ट्स का कोई बातचीत नहीं है, बोला एक ही प्रकार का चार्ट होगा जिसका नाम है भाव चलित चार्ट, और उस चार्ट का जो बैकबोन है, उस चार्ट का जो लॉजिक है वो प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम। मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ज्योतिष का जो टूल्स है, 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सब जानना पड़ेगा। और इन लोगों का जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स जो ऋषियों में बोल के आया, ऋषियों ने बोल के गया, उस एट्रीब्यूट्स को भी हमें जानना पड़ेगा। और सिग्निफिकेशन जिसको कहते हैं, भावों की बातचीत करना पड़ेगा। फिर प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम, फिर हम आगे जाएंगे साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, और आगे आगे प्रेडिक्शन में जाएंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का प्रेडिक्शन जो प्रोसेस है वैदिक ज्योतिष से कंप्लीटली हटके है, अलग है। वैदिक ज्योतिष में कंप्लीटली जो जो रूल लगता है कृष्णमूर्ति ज्योतिष में ऐसा रूल नहीं है।
कृष्णमूर्ति ज्योतिष में प्रेडिक्शन का एक नया प्रकार की रूल्स या नया प्रकार का टेक्निक्स हम जानेंगे, और वो है ही बड़ा सरल। क्यों? क्योंकि ज्योतिष को सरल करने के लिए ही वैदिक ज्योतिष का जो लंबाई है, जो गहराई है, उसको मापना जैसे मुश्किल है, उसको थोड़ा सीधा करने के लिए, थोड़ा क्लोज बनाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल रिसर्च करके जो बनाया था, परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने उन्हीं रिसर्च के आधार पे एक नया प्रकार का सीधा और बड़ा ही आसान तरीका बनाया, और हम उस आसान तरीका को सीखने के लिए बैठे हैं। परंतु हमें इस चीज के ऊपर अमल देना पड़ेगा। अब बताइए, आप लोग कुछ बताइए, मन में क्या है प्रश्न, मैं भी थोड़ा सुनूं, फिर मैं बताऊंगा। बताइए दीपक जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए, मैं ये ज्योतिष क्या है इसका इंट्रोडक्शन की जो बातचीत कहा, फिर हम डीप में जाएंगे, धीरे धीरे गहराई पे प्रवेश करेंगे। देखिए, आप लोगों का किसी का अगर एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड है, बेसिक नॉलेज है, तो पहला 4-5 क्लास भैया आप लोग ना थोड़ा बोर्डिंग भी हो जाओ, साइन लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो 0 लेवल में से बोलना पड़ेगा। शुरुआती बात बोलने के बाद राशि, भाव, ग्रह, निश्चित आपको नया कुछ मिलेगा, सिग्निफिकेशन, राशि, भाव, ग्रह, ये सब चीज मुझे बोलना पड़ेगा, और उसकी जो प्रिडिक्शन, उसकी जो बातचीत होगा, ये स्टोरी के मापी की होगा। फिर प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम से एक नया रूल आएगा, सीखने का नया चीज मिलेगा। नहीं तो 12 राशि के बारे में, भावों के बारे में आप सभी को जानकारी है, और चारों ओर भर भर के ये नॉलेज क्रिस्टल क्लियर दिया गया है, ऐसा कोई कठिन बात नहीं है। फिर भी आई एम बाउंड, क्योंकि आप में से जो भी लोग हो, कोई जीरो मतलब नॉलेज है और कोई अच्छा नॉलेज रखते हो, हमें जीरो नॉलेज वाले लोगों को ध्यान रख के सभी शुरू से बोलने की दरकार पड़ेगा। इसलिए शुरू का 3-4 क्लासेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, नया कुछ निश्चित सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, बताइए दीपक जी, सुजाता जी, हाउ आर यू? बहुत दिन के बाद। बोलिए गुरुजी। जी सर अच्छी हूँ सर। अच्छे हो ना? जी, इस बार ना नो क्लास जी। मिसिंग, जी ठीक है? हाँ हर हाँ क्लास में ज्वाइन करिएगा। जी जी मैं सुजाता जी ज्वाइन मेरा एक करूँगी सर। स्टूडेंट है, बहुत पुराने समय में उन्होंने मेरे कोर्स ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ काम के कारण या कुछ अपना जो भी है, उन्होंने पूरा कोर्स अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने इस कोर्स को फिर रिपीट कर रहा है। बट मुझे जितना पता है कि सुजाता जी का मेरे पहले समय के क्लास का एक्सपीरियंस थोड़ा है ना जी? जी जी सर, और क्लासेस जो थे मैं सबको बताना चाहूँगी सर, जो पढ़ाते हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पढ़ाते हैं, तो आप लोग जब अटेंड करेंगे तो प्लीज़ एकदम अटेंटिव रहिएगा और सर के साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। कोर्स के एंड में आप लोगों का केपी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है जी, तो और एक चीज मैं जी सर। बात मैं बताऊंगा, और एक मैं बात बताऊंगा आपको। देखिए, ये एक मतलब सोच है कि केपी सीखने से पहले वैदिक का जानकारी होना चाहिए। ये एकदम गलत बात नहीं है, लेकिन 100% भी सही नहीं है। मैं काफी समय से वैदिक प्रैक्टिस किया हूँ, काफी समय से मेरा ये पैशन था। मेरा वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु सभी का कोर्सेस है, तो मैं वैदिक करते करते मैंने देखा कि वैदिक इतना वास्ट है, वास्ट इतना ज्यादा है, वो उसकी अगर मैं कोर्स बनाऊंगा, किसी को दूंगा, तो बहुत वास्ट होगा, बहुत समय लगेगा। और आज के दिन में ना फर्स्ट युग है, फर्स्ट लाइफ। ये जो मैं ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ, ये जो 24 क्लासेस है, अब देखो सभी कोई बिजनेस पर्सन हो, कोई नौकरी करते हो, कोई पढ़ाई करते हो, कोई जॉब करते हो, चाहे जो भी कुछ करते हो, आप लोगों का अपना अपना एक पर्सनल लाइफ है। आप में से कोई पैशन में आए हो, या कोई आए हो कि भाई ठीक है, एक अच्छा नॉलेज है, इसको मैं अपना सपोर्टिंग जो है इसको रख सकता हूँ, किसी कारण आए हो। अब आप लोगों का जो
वर्तमान लाइफ है वो इतना बिजी है, इतना फास्ट है, प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने का इतना जो है, आपको अगर 4, 6, 8 महीना कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर रगड़ता जाओ, आप नहीं ले पाओगे। मैं ये 24 क्लास में भी देखा, बहुत सारा लोग ना वो कनेक्ट नहीं रह पाते क्योंकि लोगों के पास समय बड़ा कम है। और इसीलिए मैं ये जो 9 PM करता हूँ, ताकि किसी का जॉब है, किसी का व्यापार है, खत्म करके आओ भाई, आके अपना पैशन जो है उसको ठीक करो, पैशन को मिटाओ। और अगर आपका प्रोफेशन बनाना है, बनाओ, सीख के बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे भाई? ईश्वर की दिया हुआ नॉलेज है, भगवान की दिया हुआ नॉलेज है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो अब लो। लेकिन वैदिक ज्योतिष की नॉलेज रहे या ना रहे, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का जो भी तरीका मैं 0 से बताऊंगा, आप लोग सुनते रहिएगा। 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह की जो फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सभी जगह पे मिलेगा। लेकिन ये इतना ज्यादा है, ये इतना वास्ट है, एक क्लासेस में संभव नहीं है और एक जीवन में भी संभव नहीं है। फिर भी आप लोग चीज को समझिएगा, आप लोग चीज को समझिएगा और गहराई पे जाने की प्रयास करिएगा, खुद पढ़िएगा, ढूंढ ढूंढ के पढ़िएगा, जुगाड़ करके पढ़ेगा, जुगाड़ू होना पड़ेगा, जुगाड़ करके पढ़िएगा। मैं जो दूंगा काफी नहीं है और देना संभव भी नहीं है, लेकिन मैं जितना दूंगा ऑल क्रीम। लेकिन फिर भी आपको जुगाड़ करने की दरकार पड़ेगा, आपके दिमाग को घुमाने की दरकार पड़ेगा, सोचने की दरकार पड़ेगा। अगर आपका पैशन है तो आप इस पैशन में डूबे रहो, अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो उसमें डूबे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपना नॉलेज को क्रिस्टल क्लियर बना लीजिएगा। देखिए, ये जो राशि है ना, राशि 12 राशि है, इन 12 राशि का एट्रीब्यूट्स है अलग अलग। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया था। सृष्टि क्या है हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ देर पहले नक्षत्र की बात कह रहा था कि एक नक्षत्र से रोशनी आने में इतना समय लगता है, इतना साल लगता है कि एक के पीछे 0 लगाते लगाते हम बूढ़े बन जाएंगे। तो ये ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला है, इसका शुरू कहाँ पे है, अंत कहाँ पे है, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। वी कैन ड्रीम ऑल्सो। हम सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड शुरू कहाँ से है और अंत कहाँ पे है। और फिर ब्रह्मांड के जो जितना तक जाएंगे उसके बाहर भी है, स्पेस किधर से किधर तक है। और कहता है कि ब्रह्मा जी ने पूरा को सृष्टि किया, और इस पूरा ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया, इस ब्रह्मांड, टोटल ब्रह्मांड को ऋषियों ने 12 प्रकार की एट्रीब्यूट्स में बांट दिया। 12 प्रकार की। देखो, अगर कुछ बनाया है तो कुछ चीज है, जैसे इस चीज कुछ बनाया है ब्रह्मा जी ने, जो भी बनाया है वो पूरा के पूरा स्पेस है, और स्पेस के अंदर एक एक सेलेस्टियल बॉडी हमें जो दिखाई देता है, हमें जो दिखाई देता है अनंत आकाश, अनंत आकाश। और उस अनंत आकाश में ग्रह नक्षत्र सब विराजमान है। तो ये अनंत आकाश, अनंत किधर कहां तक है, वी डोंट नो, परंतु जहां तक भी है, इसका जो इनर कंटेंट क्या है भाई, स्पेस है। स्पेस के ऊपर जैसे धरती है, मंगल है, सन है, ऐसे कई प्रकार का। तो इन इनर कंटेंट में जितना भी जगह है, सभी जगहों को प्राचीन ऋषियों ने 12 राशि में बांटा, 12 राशि। और एक एक जगह का जो एट्रीब्यूट्स है, एक एक जगह का जो एट्रीब्यूट्स है, वो एट्रीब्यूट्स उन्होंने डिफाइन किया। जैसे हम हमारे देश की बात करो, भारत भूमि, आप हिमालय में, कश्मीर में चले जाओ, वहां का भूमि एक प्रकार का है। आप राजस्थान में चले जाओ, वहां का भूमि एक प्रकार का है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, वहां का भूमि एक प्रकार है। आप केरला में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वहां का भूमि एक प्रकार है। आप सीशोर में, सी साइड उड़ीसा में चले जाओ, वहां का भूमि एक प्रकार है।
अलग प्रकार जगह में अलग प्रकार का भूमि है और उसका एट्रीब्यूट्स भी अलग प्रकार का है। वहां पे लोगों का रहन सहन, बातचीत, उठ बैठ, खाना पीना अलग प्रकार का है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गया, ये सिग्निफिकेशन हो गया। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में ये जो जितना भी जगह है, सभी को प्राचीन ऋषियों ने 12 डिवीजन में बांटा और एक एक डिवीजन को नाम दे दिया एक एक राशि। ये राशि का मीनिंग अगर हम वैदिक शास्त्र में ढूंढने के प्रयास करेंगे, बोले राशि मतलब प्रचुर, ह्यूज थिंग, राशि समान हम कहते हैं। अब इस राशि को हम जो राशि है ना यार्न, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कई प्रकार का। ये राशि है ही क्या, यही समझना बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी हम जितना जानकारी हासिल कर पाएंगे हमारे एक जीवन में, हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में जितना राशि का एट्रीब्यूट्स, भावों का एट्रीब्यूट्स, ग्रह के एट्रीब्यूट्स के बारे में अपना जानकारी जितना गहरा या ज्यादा करेंगे, हमारा प्रेडिक्शन भी उतना अच्छा होगा। बिकॉज हम वेद की बात करते हैं, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान अनंत है। ज्ञान का कोई शुरू भी नहीं है और अंत भी नहीं है। हम जितना भी जानने के प्रयास करेंगे उतना ही हमें ज्ञान मिलेगा। तो ज्योतिष का जो ये नॉलेज है, ये भर भर के पड़ा है हमारे देश में, और इसके बारे में हम जितना भी अपने आप को एनरिच करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा ही है। तो राशि का एट्रीब्यूट्स, भावों का एट्रीब्यूट्स, ग्रह का एट्रीब्यूट्स जितना हो सके आप लोग जितना ज्यादा होगा पढ़िएगा। मेरा एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड थे, फ्रेंड नहीं कहूंगा मैं, मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन ज्योतिष के बारे में चर्चा में उनके साथ अच्छा मेरा दोस्त की तरह बन गया था। तो मैंने उनको देखा था, और वो मुझसे काफी पुराना भी है, बहुत शुरू से वो प्राचीन काल से ये करते हैं, और ही इज ए प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर आल्सो। तो उन्होंने कहा, मैं ना हर हफ्ता में, हर महीने में जब भी मौका मिलता है, मैं जाता हूँ और नया नया किताब खरीद के लाता हूँ, नया कुछ मिल जाए पढ़ने के बाद। बोला भाव का एट्रीब्यूट्स में या राशि का एट्रीब्यूट्स में कुछ नया मिल जाए, और उस कारण मैं खरीदते रहता हूँ और पढ़ते रहता हूँ, कोई नया मिल जाए। जुगाड़ू है, अपना नॉलेज को क्या करना, एक्सटेंड करने के प्रयास में है। आप लोग भी यही तरीका अपनाइएगा। मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। मैं आप लोगों को केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से इस कोर्स को करवाऊंगा। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर पहले काफी साल फ्री था, लेकिन कुछ साल हो गया, 4-5 साल हो गया, अब ये पेड बना दिया इन लोगों ने। अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि इसकी एंड्रॉयड वर्जन भी ये लोग ला रहा है, ये डेस्कटॉप वर्जन है। और इस केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर पहले फ्री था, अभी ये ईयरली 1500 रुपीज पड़ता है इनकी लाइसेंस फी। और भी कई सॉफ्टवेयर है, ज्योतिष दीपिका है, होरोसॉफ्ट है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, पराशरा लाइट है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, आज के दिन में सभी ऑनलाइन में मिल जाते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो फ्री में। आपका एस्ट्रोसेज मोबाइल में, लैपटॉप में आ सकता है। एस्ट्रोसेज में प्ले स्टोर से आप ज्योतिषा एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है फॉर योर। भाई इतना देर कौन आए भाई, क्लास खत्म होने को है, इतना देरी में आए हो, तो कोई बात नहीं है। तो और भी कई सॉफ्टवेयर है, आप ऑनलाइन में खरीद सकते हो, ले सकते हो। और शुरू में एस्ट्रोसेज या ज्योतिषा में भी आप काम चला सकते हो। इस सॉफ्टवेयर से हमारी बातचीत होगा, मैं जो ये देखने में ऐसा है, मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके जरिए मैं आप सबको मैं समझाऊंगा। मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल और साउथ इंडियन चार्ट स्टाइल दोनों ही आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही वाज साउथ इंडियन आल्सो, और उनका जितना भी रिसर्च है सभी में साउथ इंडियन चार्ट को दिखाया गया है। मैं आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट एज वेल एज नॉर्थ इंडियन चार्ट दोनों ही एक साथ समझाऊंगा, कैसे पढ़ना है सिखाऊंगा, और इसका प्रैक्टिस
आप लोग कैसे करोगे मैं दिखाऊंगा, आप लोग सीख लीजिएगा। बहुत लोगों का एक होता है मुझे तो नॉर्थ इंडियन आता है साउथ इंडियन आता नहीं, ऐसा कभी ना कहिएगा, हमें सब कुछ आना चाहिए। बहुत प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सामने अगर पड़ जाए, आप उस सॉफ्टवेयर में आप प्रेडिक्शन कर लो, आप उस सॉफ्टवेयर को आप डिकोड कर लो, इजी बात है। बेस आपका अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह में किसी प्रकार की जो होरोस्कोप सिस्टम में आप काम कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो दोनों चीज मैं सबको समझा दूंगा आप लोगों को, भाव चलित से लेके डीवान चार्ट सब कुछ समझाऊंगा, धीरे धीरे सुनते रहिएगा, प्रश्न करिएगा। जो भी चीजों के बारे में आप लोगों का मन में प्रश्न आएगा, उसी चीज को आप मुझे कहिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और एक बड़ी बात, हर क्लास के शुरुआत में पुराने क्लासेस का जितना भी क्वेरी है आप लोग पहले पूछिएगा। पुराने क्लासेस का क्वेरी का आंसर देने के बाद ही मैं उस दिन का नया चीज बोलना चालू करूंगा, और उस नया चीज के बाद जो उस दिन डिस्कस होगा, उसके बाद आप लोग उसके ही प्रश्न रखिएगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन के बाद पुराने चीज को ना लाइएगा, तब वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को भी और मेरे भी। शुरू में प्राचीन या पुराना किसी भी क्लासेस का, हर क्लासेस का रिकॉर्डिंग आप सभी को नेक्स्ट दिन सुबह निश्चित मिल जाएगा। कभी कभी मैं रात को भी दे दूंगा। अगर ग्रुप में मैसेज आपका वो नहीं आया, रिकॉर्डिंग नहीं आया, तो मुझे एक बार ग्रुप में निश्चित रूप से आप लोग कोई एक बार टोक दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग दे दीजिए, क्योंकि मेरा काफी सारा बैचेस चलते रहते हैं, सभी का रिकॉर्डिंग को मुझे थोड़ा वो करने का, प्रोसेस करने की दरकार होता है, फिर उसको ग्रुप में पोस्ट करने की दरकार होता है। तो मुझे एक बार याद करवा दीजिएगा, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो ही जब भी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दे दूंगा, अगर देर हो जाए तो आप लोग निश्चित रूप से मुझे एक बार याद करवाइएगा। ग्रुप में मैं सभी को आपको पीडीएफ्स जो रूल है वो मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। 12 राशि के एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट दिन चर्चा होगा, फिर 12 भाव का चर्चा होगा, ग्रह की चर्चा होगा, हम प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा हर दिन 1 घंटा का ही बातचीत करने का, फिर आप लोगों का जो बातचीत होगा ऐसा क्लास हमारा चलेगा। कभी कभी थोड़ा 1.5 घंटा हो सकता है, जिस दिन फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। बताइए आप लोगों में किसी का अगर कोई प्रश्न है तो। मैं जितना बोलना था आज तो बता दिया। अगर आप में से मानस जी आप बड़े देर में आए हो, आज कोई काम पे फंस गए थे क्या? एकदम एंड में आए हो मानस जी, ठीक है बताइए। अशोक जी नमस्ते। सर एक्चुअली तबीयत बहुत खराब था और डायरिया हो गया, इसलिए मैं चालू नहीं कर पाया टाइम पे। और हमारा इधर में टाइम डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए टाइमिंग कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। मैं थाईलैंड में रहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, डायरिया जो हो गया, डायरिया हाँ हाँ देखिए, हमारे जो शरीर है ना, इस शरीर का एक यूनिक फॉर्म है, और हम ज्योतिष में शरीर या देह की जो कारक है, उस देह की कारक को कहते हैं मंगल। अच्छा सर जी। कभी कभी होता है क्या, हम जो खाना खाते हैं ना, जो फूड वी ईट, वो है चंद्रमा, ठीक है जी। अब अच्छा जी। कभी कभी ये मंगल जो गर्मी के कारक, पित्त के कारक है, मंगल गर्मी के कारक, मंगल पित्त के कारक है, वो अगर हमारी चंद्रमा को कोई प्रॉब्लम दे रहा है पृथ्वी में, तो ये डायरिया होने का चांसेस होता है। और मंगल क्या है, याद रखिएगा, मंगल इज
जो आउट ऑफ लिमिट। मंगल क्या है? इनडिसिप्लिन्ड। मंगल इज इनडिसिप्लिन्ड। मंगल डिसिप्लिन को विनष्ट करने वाला है। उसीलिए मंगल को ना मार पीट के डिसिप्लिन सिखाने की दरकार होता है, जबरदस्ती डिसिप्लिन सिखाने की दरकार होता है। जो हमारे मिलिट्री लोग हैं, मिलिट्री वाले, जितना भी मिलिट्री है, पुलिस में अच्छा जो लोग हैं, दे आर ऑल मार्शियन कैरेक्टर। और उन लोगों को हर दिन जबरदस्ती पैरेड करवा के, जबरदस्ती सैल्यूट करवा के उन लोगों का ठंडा रखने की दरकार होता है। लेकिन ये सब गर्म दिमाग वाले हैं, ऑल दे आर मार्शियन। तो मंगल क्या है? डिसिप्लिन तोड़ने की मास्टर है, वो डिसिप्लिन तोड़ना चाहता है। और चंद्रमा क्या है? फूड। जब फूड में इनडिसिप्लिन आ जाएगा तभी डायरिया होता है, क्योंकि डायरिया का कारक ग्रह ही मंगल है। शायद ऐसा कुछ हुआ है, देखिएगा पृथ्वी में मंगल का कोई कनेक्शन चंद्रमा से हो तो नहीं गया। ठीक है जी। नेक्स्ट डे से ठीक आप है जी। टाइमिंग थोड़ा कैलकुलेशन करके रखिएगा कि थाईलैंड से मैं पहले से कैलकुलेशन करके रखूंगा। मैं पहले से अभी अभी ज्वाइन अभी करूंगा। आपका कितना बजे है? दोपहर का 12-1 बजे क्या? अभी अभी यहाँ पे दोपहर 11:30 का? बज गया। नहीं, रात का। ओ अच्छा ना, थाईलैंड तो पास ही है। ठीक 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 है। हाँ हाँ। इंग्लैंड से जो है कुछ 5.5-6 घंटा का शायद डिफरेंस होता है। 5। न्यूजीलैंड से भी ऐसा होता है। मेरे पास पूरा वर्ल्ड का चारों ओर से लोग पड़े हैं। थाईलैंड का आप फर्स्ट हो। ठीक है जी, चलिए अच्छा जी, ठीक है आज यहीं जी। पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट डे राशि की बातचीत होगा। सबको शुभ रात्रि। ठीक है जी। शुभ रात्रि सर। अशोक जी शुभ रात्रि, दीपक जी, इंद्रनील जी, मानस जी, नागेश जी, नीलाद्री जी, प्रशांत जी, सुजाता जी, सब शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। शुभ थैंक रात्रि। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।